नमस्ते छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और प्रश्न पत्र क्रमांक 15 के अंतर्गत हमने अनुवाद इस इकाई में अनुवादक के गुण इस मुद्दे को हमने शुरू किया है। और अब तक हमने लगभग 10 अनुवादक के गुण देखे हैं और उसका विश्लेषण भी हमने वहां पे देखा है। मुझे लगता है कि आपको ये मुद्दे समझ में आए होंगे या समझ रहे होंगे। तो अनुवादक के और भी बहुत सारे गुण हैं, तो उसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। अगला जो अनुवादक का गुण है वो है परकाया प्रवेश में निपुण। अब परकाया मतलब किसी दूसरे व्यक्तित्व को जानना या दूसरे व्यक्तित्व को पहचानना, ये परकाया प्रवेश में निपुण वाला गुण जो है वहां पे आ जाता है। दूसरा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि अनुवाद जो है किसी की लिखी हुई बातों को लिखने का कर्म है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने पहले उसको लिखा है, उन लिखी हुई बातों को मूल लेखक के विचारों को समझने तथा उसको अच्छी तरह से ग्रहण करने और उसके आशय को प्रस्तुत करने का काम जो है अनुवादक को करना पड़ता है। इसलिए दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझना ये सबसे बड़ा गुण कह सकते हैं। अर्थात अनुवादकों ने अनुवादक के गुण के रूप में परकाया प्रवेश में निपुण अर्थात किसी दूसरे व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझना, इसमें भी एक गुण के रूप में उसको मान्यता दी है। तो विद्वानों का क्या कहना है, देखिए, अनुवादक का 11वां गुण है परकाया प्रवेश में निपुण। इसमें वो कहते हैं अनुवाद अर्थ को परकाया प्रवेश भी कहा जाता है। अर्थात अनुवादक के अर्थ को परकाया प्रवेश भी कहा जाता है, क्योंकि मूल रचना में जो भी कुछ अर्थ लिखा है उस अर्थ को समझने का काम अनुवादक का होता है। अर्थात उस अर्थ तक अगर अनुवादक पहुंचता है तो मान लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद सही सफल होने की संभावना है। अनुवादक मूल लेखक के मन मस्तिष्क में प्रवेश करके उसकी भावना के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। मतलब मूल रचना में जो भी कुछ भाव भावनाएं मूल लेखक ने लिखी हुई होती है, उन विचारों को उन शब्दों के माध्यम से वह मूल लेखक के मन मस्तिष्क में प्रवेश करता है और उसकी भावना को जो है जानने की कोशिश करता है और उन्हीं भावनाओं को अनुवादक जो है अनुदित पाठ में स्थापित करने की कोशिश करता है। इस प्रकार वह मूल लेखक की अनुभूतियों को स्वयं भोगता है। मतलब मूल लेखक ने जो भी कुछ अनुभव वहां पे लिए है या अनुभव किया है, वो सभी अनुभव जो है वो अनुवादक मूल लेखक की अनुभूतियों को स्वयं भोगता है, तभी वह उसी टक्कर का अनुवाद हो पाता है। अगर मूल लेखक के अनुभव के साथ तादात्म्य अगर अनुवादक नहीं स्थापित कर पाता तो वह अनुवाद जो है उतना सही नहीं बन पाएगा। मतलब मूल लेखक के अनुभव के स्तर पर जो है अनुवादक को उतरना पड़ता है और तभी जाकर वो है उसी टक्कर का अनुवाद जो है वहां पे कर पाता है। अतः अनुवादक को परकाया प्रवेश में निपुण होना आवश्यक है। ये भी एक महत्वपूर्ण गुण जो है अनुवादक के गुणों के संदर्भ में वहां पे बताया गया है। अर्थात मूल लेखक का व्यक्तित्व क्या है, मूल लेखक के भावनाएं क्या है, मूल लेखक के विचार क्या है, मूल लेखक क्या कहना चाहता है, ये सभी बातें जो है मूल लेखक के व्यक्तित्व से संबंधित जानने के पश्चात अनुवादक जो है सही अनुवाद जो है मूल लेखक की रचना का वहां पे कर सकता है। इसलिए अनुवाद के संदर्भ में बात की जाती है या अनुवादक के गुण के संदर्भ में बात की जाती है तो सबसे पहले अनुवादक को मूल लेखक को जानना परखना आवश्यक है, तभी जाकर वो जो है उसके व्यक्तित्व को जान पाएगा, उसके संदर्भ में जो भी कुछ विचार आते हैं उसको भी वो कह पाएगा। तो ये परकाया प्रवेश में निपुण उसको होना आवश्यक है। ये 11वां गुण जो है यहाँ पे विद्वानों ने बताया है। 12वां गुण है, देखिए, अनुवादक का लक्ष्य समूह की जानकारी। अर्थात अनुवादक के पास वह मूल पाठ जो है जिस समुदाय के लिए या जिस समूह के लिए वो लेके जा रहा है, उस लक्ष्य भाषी समूह की जानकारी जो है उसके पास होनी चाहिए। कैसे, देखिए, अनुवादक का एक गुण यह होता है कि वह इसकी जानकारी रखे कि अनुवाद का पाठक वर्ग कौन सा है। मतलब मराठी में लिखी गई कोई कहानी है और उस मराठी में लिखी गई कहानी को अनुवादक हिंदी में लेके जा रहा है या हिंदी में अनुवादित कर रहा है, तो हिंदी में अनुवादित करते समय अनुवादक ने सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उस हिंदी पाठ का पाठक वर्ग कौन सा है। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, युवा है या कोई प्रौढ़ व्यक्ति है। तो ये बातें जो है अनुवादक को मालूम होनी चाहिए और उसका बौद्धिक स्तर कितना है। अर्थात
आप जो अनुवादित पाठ जिन पाठकों के लिए वहां पे लेके जा रहे हैं उनके बौद्धिक स्तर के आधार पर भी वहां पे अनुवादक ने सोचना जरूरी है। पाठक की क्षमता के अनुसार भाषा के स्तर को बनाए रखना अनुवादक का परम धर्म है। अर्थात सामने वाला पाठक कौन है, मान लीजिएगा कि मराठी की कोई कहानी हिंदी के किसी छोटे बच्चों के लिए वहां पे अनुवादित हो रही है, तो अनुवादक ने ये वहां पे ध्यान में रखना जरूरी है कि छोटे बच्चों के लिए अगर वहां पे अनुवाद करना है तो छोटे बच्चों को जो भाषा बोधगम्य हो, जो भाषा समझ में आ जाए, उसी भाषा के साथ वहां पे अनुवाद प्रस्तुत करना, इसका एक परम धर्म जो है अनुवादक का वहां पे माना गया है। अतः अनुवादक को अपने लक्ष्य समूह अर्थात पाठक वर्ग की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब अनुवादक को यह सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वह जो अनुवाद कर रहा है वह अनुवाद किस वर्ग के पाठकों के लिए कर रहा है, और तभी जाकर जो है वो सही अनुवाद कर पाएगा या उस पाठक वर्ग के अनुरूप भाषा का प्रयोग कर पाएगा। तो इसलिए लक्ष्य भाषी समूह कौन है या लक्ष्य भाषा के पाठक वर्ग कौन है, इसकी जानकारी अनुवादक के पास होनी चाहिए। अगर ये ज्ञान वो रखता है, ये जानकारी रखता है, ये भी एक जो है अनुवादक का गुण वहां पे मान्य किया गया है। अगला 13वां गुण है लिप्यंकन एवं लिप्यंतरण में क्षमता। लिप्यंकन और लिप्यंतरण से तात्पर्य है, सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा कि मैंने उस दिन भी बताया था और एक बार बता देता हूं। लिप्यंतरण और लिप्यंकन जो उसका अर्थ यह है कि लिपि का अंतरण, उदाहरण के तौर पर मराठी अंग्रेजी का कोई शब्द है और हिंदी में उसको अगर लिखना है, तो अगर उसमें हिंदी में उसके लिए कोई पर्याय उपलब्ध नहीं है तो ऐसे शब्दों का लिप्यंतरण किया जाता है। लिप्यंतरण किया जाता है मतलब क्या किया जाता है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, तो वहां पे मान लीजिएगा कि एकेडमी शब्द है, एकेडमी आप जानते होंगे, तो एकेडमी शब्द अंग्रेजी में है और उसी के लिए हिंदी में अकादमी शब्द वहां पे प्रयुक्त किया जाता है। असल में ये अकादमी शब्द जो है हिंदी का नहीं है, बल्कि उसका मात्र लिप्यंतरण किया गया है। देवनागरी की उच्चारण प्रणाली के अनुसार वहां पे एकेडमी शब्द का अकादमी के रूप में वहां पे लिप्यंतरण किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द जो है अनुवादक के सामने आ जाते हैं जो स्रोत भाषा में आएंगे, लेकिन लक्ष्य भाषा में उनके लिए अगर पर्याय उपलब्ध नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे उस शब्द की लिपि को मात्र बदला दिया जाता है और उस रूप में उसको अनुवादित किया जाता है। तो ये जो लिप्यांकन की जो क्षमता है वो अनुवादक के पास होनी चाहिए। कैसे, देखिए, अनुवादक को अपने अनुवाद में अनेक बार लिप्यांकन या लिप्यंतरण भी करना पड़ता है, अर्थात उसे बहुत बार ये लिप्यांकन की स्थिति से गुजरना पड़ता है, लिप्यांकन करना पड़ता है, लिप्यंतरण करना पड़ता है। अतः अनुवादक को लिप्यांकन एवं लिप्यंतरण में दक्ष होना चाहिए। अब देखिए, वह ये सबसे पहले जान ले कि वह जिस शब्द का लिप्यांकन या लिप्यंतरण कर रहा है वह शब्द असल में लक्ष्य भाषा में है या नहीं, या उसका पर्याय उपलब्ध है या नहीं। अगर पर्याय उपलब्ध है तो वहां पे अगर वो लिप्यंतरण करता है तो वो अनुवादक की गलती है या कमी मानी जा सकती है या अक्षमता मानी जा सकती है। उसके पीछे वजह यह है कि पर्याय ही उपलब्ध नहीं है, तभी जाकर वहां पे लिप्यंतरण की प्रवृत्ति को अपनाया जाता है। तो इसके लिए अनुवादक ने सबसे पहले दक्ष होना चाहिए। लिप्यंतरण की त्रुटि से अर्थ संप्रेषण में बाधा आती है। मान लीजिएगा कि आपने लिपि का अंतरण किया लेकिन उसको ठीक तरह से उसका लिप्यंतरण नहीं हो पाया है, तो समझ लीजिएगा कि अर्थ के स्तर पर भी वहां पे बाधा आ सकती है। अतः लिप्यांकन एवं लिप्यंतरण में दक्षता भी अनुवादक का एक गुण है। अनुवादक ने इसमें अगर दक्षता बरती तो समझ लीजिएगा कि वहां पे वो सही तरीके से अनुवाद कर पाएगा। अगर वो लिप्यांकन में सही तरह से माहिर नहीं है या वो उस प्रकार से उतना दक्ष नहीं है तो गलत अनुवाद भी वहां पे हो सकता है। तो इसलिए लिप्यांकन की प्रवृत्ति को अपनाते समय अनुवादक ने दक्ष रहना चाहिए और इसलिए यह अनुवादक का एक गुण समझा जाता है। तो अगला जो 14वां गुण है विवेकशीलता। अब देखिएगा कि हर एक रचनाकार के पास ये विवेकशीलता वाला गुण तो होता ही है, साथ ही साथ ये अनुवादक के पास भी होना चाहिए। उसके पीछे की वजह क्या है, देखिए, अनुवाद में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि कुछ छोड़ना या कुछ जोड़ना अनिवार्य होता है। देखिएगा कि मूल रचनाकार से या मूल लेखक से कई बार ऐसी असावधानी से या मान लीजिएगा कि भावावेश में कुछ बातें छूट जाती है
और कुछ बातें जो है ज्यादा जुड़ जाती है। तो ऐसे वक्त अनुवादक ने उस विवेकपूर्ण स्थिति में वहां पे उस स्थिति को ठीक तरह से हैंडल करना जरूरी है या उस पर उपाय ढूंढने जरूरी है कि अनुवादक जब इस मूल रचना के पाठ को पढ़ता है और उसको ऐसा लगता है कि भावावेश में आकर मूल रचनाकार से या मूल लेखक से कुछ कमियां जो है मूल रचना में वहां पे रह गई है, अगर अनुवादक इस बात को जान लेता है या जांच लेता है, भाप लेता है, तो समझ लीजिएगा कि अनुवादक ने भी उस विवेकशीलता के गुण को वहां पे दिखाते हुए मूल लेखक की कमी को वहां पे पूरा करना जरूरी है या उस कमी को वहां पे भरना जरूरी है। अगर भावावेश में आकर मूल लेखक ने कई बार बहुत सारी बातें लिखी हुई होती है, अगर अनुवादक उन बातों को ढूंढ पाता है या उस पर ध्यान उसका गया है, तो अनुवादक के सामने वो विवेकशीलता के आधार पर उसने उन अनावश्यक बातों को भी वहां पे काटना जरूरी है और ये विवेकशीलता के आधार पर ही हो सकता है। अनुवादक जितना उस स्थिति में विवेकशील रहेगा उसके आधार पर वो अनुवाद जो है उतना काबिले तारीफ बन जाएगा या सफल बन जाएगा। तो इसलिए अनुवादक के पास ये विवेकशीलता वाला गुण होना अत्यावश्यक है। उसमें और एक बात आ जाती है, ऐसी स्थिति में अनुवादक को इतना विवेकशील व चतुर होना चाहिए कि वह कुछ छोड़ने या जोड़ने पर भी अनुवाद की पूर्णता को आंच न आने दे। मतलब उसे इतना सावधान रहना जरूरी है, उसे इतना चतुर रहना जरूरी है कि वह अगर कुछ छोड़ रहा है और कुछ जोड़ रहा है, लेकिन अनुवाद की पूर्णता में कहीं पर भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात जो है अनुवादक ने वहां पे जांचनी जरूरी है। अतः यह निर्णय की क्षमता तथा किस सीमा तक छोड़ना या जोड़ना है, इसके निर्धारण हेतु विवेक का होना अनुवादक के पास अच्छा गुण माना जाता है। देखिएगा कि मूल सामग्री की कुछ बातों को छोड़ना है और मूल सामग्री की कुछ बातों में कुछ बातें जो है जोड़ना है, ऐसे वक्त अनुवादक ने विवेकशीलता के आधार पर या उसका निर्णय लेते समय वो बात जांचनी जरूरी है कि मैं अगर कुछ जोड़ रहा हूं, मैं अगर कुछ छोड़ रहा हूं, उसमें मूल रचना में तो बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। इसका अगर ध्यान विवेकशीलता के इस गुण के आधार पर अनुवादक रख पाता है तो वहां पे अनुवाद सही बन जाता है या सफल बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये विवेकशीलता वाला जो गुण है अनुवादक के लिए अत्यंत आवश्यक है और तभी जाकर वो ईमानदारी से उन बातों को वहां पे करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगला जो अनुवादक का गुण है मूल के प्रति निष्ठा। अब ये बहुत महत्वपूर्ण गुण समझा जा सकता है क्योंकि अनुवाद पूरी प्रक्रिया मूल रचना के आधार पर ही चलती है। अगर अनुवादक मूल के प्रति निष्ठावान नहीं है, मूल के रचना के साथ वो कृतज्ञता से वहां पे अपने आप को प्रस्तुत नहीं करता, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे बहुत सारी बाधाएं या बहुत सारे गलतियां जो है वहां पे आ सकती है। देखिए, मूल के प्रति निष्ठा से तात्पर्य यह है कि अनुवाद में कभी ऐसा भी होता है कि मूल को छोड़कर स्वतंत्र अनुवाद अधिक सरल होता है। कि कभी कभार अनुवादक क्या करते हैं कि मूल रचना में जो भी कुछ लिखा गया है उसकी ओर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने मन में या अपने मस्तिष्क में जो भी कुछ विचार चल रहे होते हैं उस विषय के संदर्भ में उसको ही वो लिख देते हैं और अनुवादित कर पाते हैं या कर देते हैं। तो ऐसे वक्त वहां पे अनुवादक जो है मूल के साथ ईमानदारी नहीं बरतता, मूल के साथ निष्ठावान वो नहीं रहता, तब वहां पे मूल लेखक को वहां पे दबाया जाता है या मूल लेखक के विचारों को वहां पे दरकिनार कर दिया जाता है और वहां पे अनुवादक का ही व्यक्तित्व सामने आने लगता है। तो ऐसे अनुवाद में अनुवादक का जो व्यक्तित्व जब वहां पे मूल के लेखक को दबाता है तो मान लीजिएगा कि वो अनुवाद असफल माना जाता है। तो इसलिए मूल के प्रति निष्ठावान होना अनुवादक का महत्वपूर्ण गुण है और वह मूल की सामग्री को छोड़कर स्वतंत्र अनुवाद अगर सरल होता है इसलिए कर रहा है तो वो अनुवाद में बहुत बड़ी गलती समझी जाती है। परंतु अनुवादक को चाहिए कि वह मूल के प्रति सदैव निष्ठावान रहे, वह मूल से अधिक हटकर न चले, अर्थात
मूल रचना में मूल लेखक ने जो भी कुछ लिखा है उसके साथ ही जुड़कर चलने का काम जो है अनुवादक को करना जरूरी होता है, और वो जितना उसके साथ जुड़कर चलेगा अनुवाद उतना सफल और मूलनिष्ठ वहां पे बनता जाएगा। अतः मूल से दूर न हटना भी अनुवादक का एक गुण है। मतलब मूल लेखक ने, मूल रचनाकार ने जो भी कुछ लिखा है उसे दरकिनार कर या उससे दूर न हटना, ये भी अनुवादक का एक गुण समझा जाता है, और इसे मूल निष्ठता भी कह सकते हैं। अब ये मूल के प्रति निष्ठा, इसके लिए ये मूल निष्ठता नामक गुण आ जाता है। बहुविकल्पी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनुवादक का डैश डैश भी गुण माना जाता है, तो मूल निष्ठता या मूल के प्रति निष्ठा ये दोनों एक दूसरे के पर्याय है। तो ये मूल निष्ठता वाला जो गुण है ये अनुवादक में होना आवश्यक है, ऐसा विद्वानों का मत है। तो अगला जो अनुवादक का गुण है 16वां, निरंतर अभ्यास। अब देखिएगा, कोई भी कार्य करते समय आप उसका अगर निरंतर अभ्यास करते हो तो उसमें आप जरूर सफलता पाते हो या उसमें आप जरूर निपुण हो जाते हो। तो ये निरंतर अभ्यास वाला जो गुण है अनुवादक को भी लागू हो जाता है। तो विद्वानों के मतानुसार उनको क्या कहना है, देखिए, अनुवाद सीमित अर्थों में कला और कुछ अर्थों में शिल्प है। अब देखिएगा, अनुवाद कला है, शिल्प है और विज्ञान है। इसके बारे में जब वहां पे विद्वानों ने अपने मत व्यक्त किए हैं तो उसमें एक बात सामने आ गई है कि कुछ हद तक अनुवाद शिल्प है और कुछ हद तक अनुवाद कला है। इस कला रूपी अनुवाद को अगर आप वहां पे ठीक तरह से अभ्यास के जरिए, निरंतर प्रयास के जरिए अगर अपना लेते हैं या उसमें आप उस कौशल को हस्तगत कर लेते हैं तो मान लीजिएगा कि आप अनुवाद करने में माहिरी या निपुण जो है वहां पे हो जाएंगे। तो इसलिए अनुवाद सीमित अर्थों में कला और कुछ अर्थों में शिल्प है। अतः कला और शिल्प को जिस प्रकार जीवित रखने व उसमें उत्तरोत्तर सुधार लाने के लिए निरंतर अभ्यास व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। मतलब कला और शिल्प जो है इसको निरंतर निखरने के लिए, वहां पे उत्तरोत्तर उसमें सुधार लाने के लिए, उसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और इन बातों से जब वो अनुवादक जो है गुजरता है तो उसके अनुवाद के कार्य में निखार जो है वहां पे आने लगता है। उसी प्रकार अनुवाद शिल्प के लिए निरंतर अभ्यास जरूरी है, अर्थात उसके लिए निरंतर प्रयास करना, उस काम में जुटे रहना, बार बार उसकी कोशिश करना, ये शिल्प के आधार पर वहां पे साध्य हो सकता है। अतः अनुवादक का एक गुण यह भी है कि वह सदैव अनुवाद कर अभ्यास करता रहे, वह अनुभवी अनुवादकों से प्रशिक्षण लेकर इस शिल्प में निखार लाए। अब देखिएगा कि अनुवादक को अगर अपने इस क्षेत्र में या उस कार्य में अपने को निपुण बनाना है या अपने आप को वहां पे अनुवादक के तौर पर स्थापित करना है तो उस अनुवादक ने निरंतर जो है कुछ ना कुछ अनुवाद करते रहना जरूरी है। और अनुवाद के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी अनुवादक हैं उनके साथ परामर्श करके या उनके अधीन रहकर प्रशिक्षण लेना उसके लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। और ये सभी बातें करने के बाद वहां पे अनुवाद के कार्य में या उस अनुवादक के काम में जो है वहां पे निखार आने लगता है। तो निरंतर अभ्यास नामक जो गुण है ये अनुवादक के लिए बहुत जरूरी है, और किसी भी कार्य के लिए निरंतर अभ्यास या गुण जो है वहां पे जो भी व्यक्ति अपनाता है तो वह उस काम में सफलता पाता है। तो निरंतर अभ्यास ये अनुवादक का एक गुण है। अगला 17वां गुण है विश्लेषण क्षमता। अब ये विश्लेषण क्षमता वाली जो बात है कि हमने अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत ही देखा है कि पाठ विश्लेषण नामक प्रक्रिया से जब अनुवादक गुजरता है तो उसमें वही वो काम करता है कि मूल रचना में जो भी कुछ लिखा गया है उसको विश्लेषित करने का काम अनुवादक वहां पे करता हुआ दिखाई देता है। और इसलिए विश्लेषण की क्षमता जो है अनुवादक की गुण के रूप में वहां पे सामने आ जाती है। तो विश्लेषण क्षमता में विद्वानों ने जो भी कुछ कहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, अच्छे अनुवादक की यह पहचान है कि वह स्रोत सामग्री के अंतर में प्रवेश करके उसका सही विश्लेषण कर सके। देखिएगा कि जो अच्छा अनुवादक होता है उसकी ये क्षमता होती है या उसका ये गुण होता है
कि मूल रचना में जो भी कुछ लिखा गया है या स्रोत सामग्री में जो भी कुछ लिखा गया है उसमें भली भांति वो पहुंच जाता है और उसमें कही गई बातों को उसको विश्लेषित करके जो है वो सामने लाता है। अनुवाद प्रक्रिया के दौरान पद पद पर उसे उसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब ये विश्लेषण की जो आवश्यकता है अनुवाद प्रक्रिया से जब वो गुजर रहा होता है तब वहां पे ये विश्लेषण की आवश्यकता उसको हर पल वहां पे आ जाती है। वास्तव में अनुवादक के मानसिक स्तर पर अनुवाद की सारी प्रक्रिया विश्लेषणात्मक ही होती है, मतलब अनुवाद की जो सारी प्रक्रिया है अनुवादक के मस्तिष्क में वहां पे मानसिक तौर पर वहां पे चल रही होती है और वो विश्लेषण की प्रक्रिया मानसिक होने के कारण वह प्रत्येक शब्द के लिए प्रत्येक अर्थ संदर्भ के लिए वहां पे विश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरता हुआ दिखाई देता है। यह विश्लेषण विषय और भाषा इन दोनों स्तरों पर होता है, अर्थात ये विश्लेषण जो चलता है वो भाषा और उस सामग्री में प्रस्तुत विषय दोनों स्तरों पर वो विश्लेषण करता है। यदि विषय विश्लेषण द्वारा उसे शब्दों के आवरण को भेद कर कथ्य के कर्म तक पहुंचने में मदद मिलती है तो भाषिक विश्लेषण द्वारा उसे सटीक शब्दों का चयन करने तथा विषय के अनुकूल शैली अपनाने की दिशा प्राप्त होती है। देखिएगा कि जब वो विषय के आधार पर या विश्लेषण के आधार पर जब विषय के मर्मभेद को वो मर्मभेद तक पहुंचता है और वो पहुंचने के बाद उस आशय के लिए जिन शब्दों को चुनता है उन शब्दों के माध्यम से वह अनुकूल शैली जो है उस विश्लेषण के माध्यम से वहां पे अपनाता है और तभी जाकर वो सही दिशा में वहां पे अनुवाद कर पाता है। यदि अनुवाद पुनर्सृजन है तो अनुवादक विश्लेषण के निकष पर ही मूल सामग्री की जांच परख कर उसका पुनर्सृजन करता है। देखिएगा कि अनुवाद एक प्रकार से हमने मान लिया है कि पुनर्सर्जना करना भी अनुवाद का एक काम है, तो वहां पे अनुवादक वही करता है कि विश्लेषण के निकष के आधार पर मूल सामग्री की छानबीन करके जांच परख करके जो है पुनः एक बार उसको प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से ये अनुवादक का 17वां गुण हमने देखा। 18वां गुण है देखिए अनुवादक का, अनुवादक के व्यक्तित्व का प्रभाव। अब देखिएगा कोई भी व्यक्ति होता है उसका एक अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, लेकिन अनुवादक का भी अपना जो व्यक्तित्व होता है उसके लिए गुण के तौर पर अगर बात की जाती है तो विद्वानों का क्या कहना है। देखिए, अनुवादक की निजी विशेषताओं में प्रतिभा, संवेदनशीलता, सहज बुद्धि, कल्पनाशीलता, नौन क्षमता, लेखन कार्य में स्वाभाविक रुचि आदि है जो अच्छा अनुवाद के लिए सर्वोपरि है। अर्थात प्रतिभा, संवेदनशीलता, सहज बुद्धि, कल्पनाशीलता, नौन क्षमता, लेखन कार्य में स्वाभाविक रुचि, ये सभी गुण जो है अनुवादक के पास है तो मान लीजिएगा कि वो अनुवाद सर्वोपरि है। इनमें किसी एक का अभाव अनुवाद की गुणवत्ता को खंडित करता है। अगर इसमें से कोई एक गुण अनुवादक के पास नहीं है तो अनुवाद की जो गुणवत्ता है उसको वो खंडित करता हुआ दिखाई देगा। डॉक्टर सुरेश कुमार ने अनुवादक को जन्मजात कहा है, उनमें जन्मजात प्रतिभा होती है, मतलब कोई भी अनुवादक जो है निरंतर अभ्यास के आधार पर भी वो प्रतिभा हासिल कर सकता है। लेकिन सुरेश कुमार जी का कहना यह है कि अनुवादक जो है जन्मजात ये नौन में क्षमता, कल्पनाशीलता, सहज बुद्धि या लेखन कार्य में स्वाभाविक रुचि, ये जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और उनमें ये जन्मजात प्रतिभा होती है। अतः अनुवादक के व्यक्तित्व का प्रभाव अनुवाद पर पड़ता ही है, मतलब अनुवादक कितना निपुण है अपने कर्म में उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव जो है अनुवादित पाठ में वहां पे पड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा वहां पे अनुवादों का विद्वानों का मानना है। तो ये 18वां गुण हमने देखा और अंतिम जो 19वां गुण है अनुवादक का, भाषा शैली। अब देखिएगा कि भाषा शैली मतलब हमने तो अब तक देख लिया है कि अनुवाद पूरी तरह से भाषा के माध्यम से चलने वाला काम है। ये भाषा शैली या भाषा का जो ढंग है, भाषा का जो स्टाइल है, तो इसके आधार पर अनुवाद किस प्रकार से होता है। देखिए, अनुवाद करते समय भाषा शैली के प्रयोग के संबंध में अनुवादक को सचेत और सतर्क रहना पड़ता है। मतलब मूल लेखक ने जिस ढंग से लिखा है उस शैली को या अपनाए या नई कुछ शैली वहां पे रखी जाए जो उस अनुदित पाठ के लिए समीचीन हो या अनुदित पाठ को प्रस्तुत करने के लिए वो सही बन सके। तो वहां पे भाषा शैली एक महत्वपूर्ण गुण समझा गया है।
अनुवादक की भाषा शैली के 3 पहलू मूल लेखक की भाषा शैली, अनुवादक की भाषा शैली और अनुदित पाठ की भाषा शैली। अर्थात अनुवाद करते समय अनुवादक के सामने मुख्यतः 3 शैलियां उभरती है। एक तो मूल लेखक की शैली को अपनाया जाए, या फिर अनुवादक की भाषा शैली को अपनाया जाए, या फिर अनुदित पाठ की भाषा शैली को अपनाया जाए। तो इन तीनों स्तरों में जो भी उसे उचित लगे, जो भी उसे समीचीन लगे, अनुदित पाठ के अनुकूल जो भाषा शैली वहां पे लगे, उसको ही अनुवादक ने वहां पे लेना आवश्यक है। अनुवादक मूल लेखक की भाषा शैली को आत्मसात करता है और अनुवाद के पाठ के उसके उद्देश्य आदि के अनुसार अपनी शैली को ढालता है। अर्थात मूल लेखक के भाषा शैली को अगर उसने आत्मसात किया और अपने अनुवाद की शैली के आधार पर उसने अगर उसको आत्मसात करते हुए अनुवाद के पाठक के उसके उद्देश्य आदि के अनुसार अगर उसको ढालने की कोशिश की, तो मूल पाठ शैली में यथास्थिति आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है। मतलब मूल पाठक की तुलना में अनुदित पाठों के लिए क्या आवश्यक है, उसके अनुसार भी वहां पे थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अनुवाद की अपनी भाषा शैली है, जो एक और तो मूल भाषा पाठ के माध्यम से मूल लेखक की शैली के साथ सामंजस्य की स्थिति में रहती है, और दूसरी ओर उद्दिष्ट पाठक के उपयुक्त होती है। मतलब देखिएगा कि एक तरफ उसको मूल रचनाकार की भाषा शैली को ध्यान में लेना है, और साथ ही साथ उसे वह जिन पाठकों के लिए उसका अनुवाद प्रस्तुत कर रहा है उनका भी वहां पे ध्यान रखना है, और उसमें समायोजन स्थापित करते हुए अनुवादक ने वहां पे भाषा शैली को अपनाना जरूरी है। अनुवादक की अपनी भाषा शैली है और इसी भाषा शैली पर निर्भर रहती है। मतलब प्रत्येक अनुवादक की भी अपनी एक भाषा शैली होती है, और उस भाषा शैली के आधार पर ही वहां पे आगे की प्रक्रिया चलती है। शैली की विशेषता तथा व्यक्तिगत चिंतन अनुवादक को भी सर्जक की श्रेणी में स्थान दे सकते हैं। अर्थात अनुवादक जिस शैली से, जिस ढंग से अनुवादित सामग्री को प्रस्तुत करता है, उसके आधार पर भी वहां पे अनुवादक को एक सर्जक के रूप में वहां पे हम मान सकते हैं। मुझे लगता है कि भाषा शैली नामक जो गुण है ये प्रत्येक अनुवादक के पास होता है, लेकिन उसने ये समायोजन स्थापित करना जरूरी है कि मूल लेखक की भाषा शैली क्या है और अनुदित पाठ के पाठकों के लिए किस भाषा शैली की आवश्यकता है। अगर वो उसमें समायोजन कर पाया तो ये वो भाषा शैली वहां पे अनुवाद को सफल बनाने में कारगर सिद्ध हो सकती है। तो इसलिए विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने भाषा शैली को भी वहां पे अनुवादक के गुण के रूप में वहां पे स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि इतने लगभग 19 अनुवादक के गुण हमने देखे हैं, और एक के बाद मैंने आपको उसका विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है कि पाठ्यक्रम में दिया हुआ जो अनुवादक के गुण नामक जो मुद्दा है यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ, और आगे अगर आपको कुछ इसमें ज्यादा कठिन लग रहा है तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन इसको एक दो बार भी अगर उसको सुनेंगे तो मुझे लगता है कि इसको समझने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। अगले लेक्चर में मैं अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।